चैप्टर 2 बहाना साइटिस का इलाज कराइए। यह असफलता की बीमारी है। चूँकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए यह ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उस सबक को अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। अभी हाल, बिना देरी के। लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। हम इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर बहानासाइटिस का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज़्यादातर आम आदमियों में ये बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहानासाइटिस की बीमारी सफल और असफल आदमियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला आदमी बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला आदमी बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो आदमी जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो आदमी कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग जल्दी से बता देते हैं कि उन्होंने अमुक काम क्यों नहीं किया, या वे उसे क्यों नहीं करते, या वे उसे क्यों नहीं कर सकते, या यह कि वे असफल क्यों हैं। सफल लोगों की ज़िंदगी का अध्ययन कीजिए और आप उन सब में एक बात पाएंगे। असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल आदमी भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाता। मैं जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैनों, मिलिट्री ऑफिसरों, सेल्समैनों, प्रोफेशनल व्यक्तियों या किसी भी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूँ या जिनके बारे में मैंने सुना है, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे। ट्रूमैन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे। कैनेडी यह कह सकते थे कि प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र कम थी। जॉनसन और आइजनहावर हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छुप सकते थे। किसी भी बीमारी की तरह बहानासाइटिस का अगर वक्त पर सही इलाज नहीं किया जाए तो हालात बिगड़ सकते हैं। विचारों की इस बीमारी का शिकार आदमी इस तरह से सोचता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ? बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज़्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियाँ, बुरी पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह इसे कसकर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को यह समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और हर बार जब यह बीमार आदमी बहाना बनाता है तो वह बहाना उसके अवचेतन में और गहराई तक चला जाता है। जब हम उनमें दोहराव की खाद डालते हैं तो विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, ज़्यादा तेज़ी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत में तो बहानासाइटिस का रोगी जानता है कि उसका बहाना कमोबेश झूठ है, परंतु वह जितनी ज़्यादा बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही उसे लगने लगता है कि यही सच है और यही उसकी असफलता का असली कारण है। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको यह कदम उठाना पड़ेगा कि आप बहानासाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को ज़िंदगी भर सफल नहीं होने देती। बहानासाइटिस की बीमारी कई तरह की होती है, परंतु मोटे तौर पर यह 4 प्रकार की होती है। सेहत का बहानासाइटिस, बुद्धि का बहानासाइटिस, उम्र का बहानासाइटिस और किस्मत का बहानासाइटिस। आइए देखें कि हम इन सब से खुद को किस तरह बचा सकते हैं। बहानासाइटिस के 4 सबसे लोकप्रिय रूप। पहला, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत का बहानासाइटिस है, परंतु सेहत का बहानासाइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के उल्लेख के यूं ही कहते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। बुरी सेहत को लेकर 1000 बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पाया जो वह करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है। इसी कारण वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा है। इसी कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहानासाइटिस से पीड़ित रहते हैं, परंतु क्या ज़्यादातर मामलों में यह सिर्फ बहाना नहीं होता? जरा एक पल के लिए सोचिए कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। आप भी ऐसे कई सफल लोगों को जानते होंगे।
उनके बारे में सोचिए कि वे अपनी खराब सेहत का बहाना क्यों नहीं बनाते। आप ज़रूर इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि सफल लोग सिर्फ इसलिए यह बहाना नहीं बनाते क्योंकि जो बहाना बनाता है वह कभी सफल हो ही नहीं पाता। मेरे डॉक्टर मित्र मुझे बताते हैं कि इस दुनिया में कोई पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता। हर एक के साथ कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। कई लोग कुछ हद तक या काफ़ी हद तक सेहत के बहाना साइटिस के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि सफलता चाहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। मेरे साथ एक ही दिन में 2 घटनाएँ हुईं, जिनसे मुझे यह सीखने को मिला कि अपनी सेहत के बारे में सही और गलत नज़रिया क्या होता है। क्लीवलैंड में मेरे भाषण के बाद 30 साल का एक आदमी मुझसे अकेले में मिला। उसने कहा कि उसे भाषण तो बहुत बढ़िया लगा, परंतु उसने यह भी कहा, पर मुझे नहीं लगता कि आपके विचारों से मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है। उसने बताया, मुझे हृदय रोग है और मुझे खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद उसने मुझसे यह भी बताया कि वह 4 डॉक्टरों के पास जा चुका है, परंतु डॉक्टर उसके दिल में कोई बीमारी नहीं ढूंढ सके। उसने मुझसे पूछा कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं हृदय रोग के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, परंतु एक आदमी के रूप में मैं आपको यह बता सकता हूँ कि इन परिस्थितियों में मैं क्या करता। पहली बात तो यह कि मैं सबसे अच्छे हृदय रोग चिकित्सक के पास जाता और उसकी राय को अंतिम मान लेता। आपने पहले ही 4 डॉक्टरों से चेकअप करवा लिया है और उन्हें आपके दिल में कोई खराबी नज़र नहीं आई, तो अब 5वें डॉक्टर का फैसला आपको मान लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके हृदय में कोई रोग नहीं हो और यह सिर्फ आपके मन का वहम हो, परंतु अगर आप इसकी चिंता करेंगे तो एक न एक दिन आपको सचमुच हृदय रोग हो जाएगा। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, उसे खोजते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, तो अक्सर आप इसी वजह से बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपको दूसरी सलाह यह देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर शिंडलर की महान पुस्तक हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर पढ़ें। डॉक्टर शिंडलर इस पुस्तक में बताते हैं कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं, उनमें से 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी होती ही नहीं है। उनकी बीमारी का असली कारण मानसिक या भावनात्मक होता है। ज़रा सोचिए, हमारे देश के 3/4 लोग सिर्फ इसलिए अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। डॉक्टर शिंडलर की पुस्तक पढ़ें और इसके बाद भावनाओं को मैनेज करना सीखें। तीसरी बात यह कि मैं तब तक जिंदा दिल बने रहने का निश्चय करूंगा जब तक कि मैं मर नहीं जाऊं। फिर मैंने इस परेशान आदमी को वही सलाह दी जो मेरे वकील दोस्त ने मुझे कई साल पहले दी थी। वकील दोस्त को टीबी थी, परंतु इसके बाद भी वो वकालत करता रहा, अपने परिवार का मुखिया बना रहा और जीवन का पूरा आनंद लेता रहा। अभी मेरे उस वकील दोस्त की उम्र 78 वर्ष है। उसने अपनी फ़िलॉसफ़ी बताई, मैं तब तक जिंदा दिल रहूँगा जब तक कि मैं मर न जाऊँ। मैं ज़िंदगी और मौत को लेकर फालतू चिंता नहीं करूँगा। जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक मैं ज़िंदा हूँ, तो मैं अधूरी ज़िंदगी क्यों जीऊँ। मौत के बारे में चिंता करने में आदमी जितना समय बर्बाद करता है, उतने समय तक वह वास्तव में मुर्दा ही होता है। मुझे इस बिंदु पर चर्चा खत्म करनी पड़ी क्योंकि मुझे डेट्रॉयट जाने वाला हवाई जहाज़ पकड़ना था। हवाई जहाज़ में दूसरा अजीबोगरीब परंतु सुखद अनुभव हुआ। जब हवाई जहाज़ आसमान में पहुंच गया तो मुझे टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी। हैरानी से मैंने अपने पड़ोस में बैठे आदमी की तरफ देखा जिसके पास से वह आवाज़ आ रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने मुझसे कहा, डरिए नहीं, मेरे पास कोई बम नहीं है, यह तो मेरा दिल धड़क रहा है। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई, इसलिए उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई।